हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में मैं धनंजय दवे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक होगा बघेलखंड का पठार, जिसमें हम चर्चा करेंगे इस भौतिक प्रदेश को किस प्रकार मुख्य परीक्षा में हम 100 शब्दों में बड़ी आसानी से लिख सकें। और साथ ही हम देखेंगे इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और फैक्ट, जिससे हमें मेंस में यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैप में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेश, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बघेलखंड के पठार के ऊपर। चूंकि यह प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग में है, इसलिए इसका एक अन्य नाम है पूर्वी पठार, या इसे उपनाम भी कह सकते हैं। इसे हम पूर्वी पठार के रूप में भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं बघेलखंड के पठार की भौगोलिक संरचना। हम सबसे पहले देखें इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं और उनकी एक एक विशेषता। सिंगरौली, जो यहाँ पर आप देखें प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और अपनी कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध, जहाँ कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सीधी, जिससे अलग होकर ही सिंगरौली एक नया जिला बनाया गया था। शहडोल की हम बात करें तो यह यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, और शहडोल की दक्षिणी सीमा से लगा क्षेत्र अनूपपुर, जो मां नर्मदा का उद्गम स्थल भी है। और शहडोल के साथ सीमा बनाने वाला उमरिया जिला, जहां पर लखेरा जनजाति द्वारा लाख उत्पादन किया जाता है और यहीं पर लाख की चूड़ी बनाने का कार्य भी किया जाता है। यह इसकी प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण है। सबसे अंत में देखें हम कटनी, जिसे हम चूना नगरी के रूप में भी जानते हैं। चूने की यहाँ पर बड़ी बड़ी खदानें और चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इस पठार में पाए जाने वाले जिले, उनकी एक एक विशेषता। अब हम चर्चा करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ की पॉइंट्स हमने यहाँ पर बॉक्स में लिख रखे हैं। इन्हीं को इंक्लूड करके हम 100 शब्दों में अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। पहले हम इन पर चर्चा कर लें। सबसे पहले बात करें कि इस पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो आप देख सकते हैं 2 कालखंड, आद्य महाकल्प और जुरासिक पीरियड, इन दोनों ही टाइम पीरियड में चट्टानों से मिलकर यह पठार निर्मित हुआ। यहाँ पर आप कालखंड ध्यान रखें। अब हम क्षेत्रफल देखें तो लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला है। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि प से पूर्वी पठार और प से 25,000, तो आपको यहाँ पर याद रखना आसान होगा। आप देख सकते हैं कि 7% भूभाग यह कवर करता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% भाग पर फैला है। अब आप देखें रीवा पन्ना के पठार के समान ही इस पठारी भाग में भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर देखते हैं कुछ मुख्य फसलें, तो चावल, अलसी और तिल आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो देवगढ़ इस पठारी भाग का सबसे ऊंचा बिंदु है, जो अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां हैं सोन, जोहिला और रिहंद, जिसमें हम देखें सोन नदी और जोहिला दोनों ही अमरकंटक अनूपपुर से ही उद्गमित होती हैं। इस प्रकार कुछ नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं जिनके हमने नाम देखे। अब इन्हीं बिंदुओं को मिलाकर हम 100 शब्दों में किस प्रकार इस उत्तर को लिखें, चलिए देखते हैं लेक्चर के अगले पॉइंट में। आप देख सकते हैं बघेलखंड के पठार की भौगोलिक संरचना 100 शब्दों में यहाँ पर किस प्रकार हम 2 बिंदु ध्यान रखें कि पैराग्राफ राइटिंग को फॉलो ना करें, पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर को लिखने का प्रयास करें, जिससे हम कम शब्दों में ही अपने उत्तर को समाहित करें और आगे आने वाले उत्तरों के लिए हमें समय पर्याप्त मिल सके। चलिए शुरू करते हैं निर्माण। जैसा हमने पूर्व में चर्चा की, आद्य महाकल्प और जुरासिक काल के शेल समूहों से यह पठार निर्मित हुआ। अब हम लोकेशन की बात करें तो प्रदेश का चूंकि पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, अतः यह पूर्वी पठार बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में फैला है, जो पूर्वी भाग में स्थित है। जिलों की अगर हम बात करें तो पूर्व में हमने देखा, यहाँ पर हम रिकॉल भी करते चलें। ऐसा ना सोचें कि यह पॉइंट्स हमने पूर्व में देख लिए हैं
तो हम आगे कंटिन्यू ना करें। अब अगर हम एक ही वीडियो में 2 बार रिपीट करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर याद हो जाएगा। तो देखें जिले, वहां पर आपको समय कम लगे तो जिले डैश लगाएं और सीधे जिलों का नाम लिख दें। आदि जिलों में इसका विस्तार है, यह अंत में ना लिखें तो भी चलेगा। क्षेत्रफल की बात करें तो वो भी उसी प्रकार डैश लगा के, जो भी उस भूभाग का क्षेत्रफल है सीधे हमने लिख दिया। आप देख सकते हैं 7% भाग पर फैला यह लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। वहां पर अगर हम चाहें तो इसी के ब्रैकेट में मिट्टी के आगे ही ब्रैकेट लगाकर एक विशेषता भी उस मृदा की लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं आप सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ देवगढ़ इस पठारी भाग का सबसे उच्च बिंदु। चलिए इस प्रकार हमने यहाँ पर कुछ 40 से 50 शब्द कंप्लीट किए। अब प्रश्न का आधा भाग हमने देखा, अगला भाग हम देखते हैं अगले पॉइंट में। चलिए हम देखते हैं उत्तर का शेष भाग, जिसमें अगला पॉइंट हमारा होगा नदियां। नदियों में यहाँ पर मुख्यतः 3 नदियां हम देखें, सोन, जोहिला और रिहंद, जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। और यह क्षेत्र मां नर्मदा का उद्गम स्थल भी है, जैसा यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। फसल की अगर हम बात करें तो चावल, अलसी, तिल आदि इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पर आपने देखा खाद्यान्न श्रेणी में चावल, जो मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है, और तिलहन फसलों की श्रेणी में अलसी और तिल इस क्षेत्र की 2 प्रमुख तिलहन फसलें। इस प्रकार हमने देखा कौन सी प्रमुख फसलें इस क्षेत्र में उत्पादित होती हैं। बात करें अगला मुख्य बिंदु, जी हाँ यहाँ पर खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र, कोयला, बॉक्साइट और ग्रेनाइट यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर, और प्रदेश की सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पाई जाती है, हम देखें सिंगरौली। इस प्रकार हमने सीधे खनिज के नाम लिखे डैश लगाकर, और फिर किसी एक खनिज जो कि मुख्य खनिज हो उस क्षेत्र का, उसके बारे में 2 पंक्तियां यहाँ पर हमने लिख दी। अगले बिंदु में देखते हैं खनिज संसाधन के बाद नेक्स्ट पॉइंट उद्योग। तो यहाँ पर इंडस्ट्री की दृष्टि से देखें तो लाख की चूड़ी बनाने का काम यहाँ पर लखेरा जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पर लाख की चूड़ी बनाई जाती है और वह कारखाना संचालित है किस जिले में, चलिए देखें तो लाख की चूड़ी बनाने का कारखाना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित। अब पर्यटन की दृष्टि से अपना एक यह पठार अलग ही महत्व रखता है, और यहाँ पर हमने देखा प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों ही पर्यटन स्थल यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला पॉइंट टूरिज्म वाले सेक्टर में देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो यहाँ पर बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य भी है, और यह अपने सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो उमरिया जिले में स्थित है। दूसरा पर्यटन हम देखें स्थल तो संजय गांधी डुबरी। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, जी हाँ यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो बोरीवली महाराष्ट्र में है, किंतु अगर संजय गांधी अभ्यारण्य आता है या डुबरी शब्द लिखा हो तो फिर हम यहाँ पर सीधी जिले में वह मौजूद है मध्य प्रदेश में। और दूसरा अभ्यारण्य पर्यटन की दृष्टि से बगदरा, जी हाँ यहाँ पर एक विशेष नाम है उसका, बगदरा अभ्यारण्य, बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वह भी सीधी जिले में ही स्थित है। इस प्रकार हमने देखे 3 प्राकृतिक पर्यटन स्थल जो वन्य जीवों की शरण स्थली, बांधवगढ़, संजय गांधी और बगदरा। अब अगला बिंदु हम देखते हैं अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व रखता है यह क्षेत्र मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, जहां नर्मदा कुंड से आप देख सकते हैं मां नर्मदा उद्गमित होती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा बघेलखंड का पठार, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ की पॉइंट्स, और इन्हीं सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए हम 100 शब्दों में इस उत्तर को किस प्रकार बड़ी आसानी से लिख सकें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।